इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी की परतें खोल रहे हैं। ये कहानी प्रिंस सिंह यूट्यूब चैनल के एक वीडियो से ली गई है और ये कहानी है रात के समय मिठाई ले जाने से जुड़े एक कह सकते हैं अलौकिक अनुभव के बारे में। ये चर्चा उन श्रोताओं के लिए खास है जो ऐसी लोक कथाओं में या मान्यताओं में या फिर इनसे जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं। हाँ। वो कहानियां जो हमें अनजाने डर और विश्वासों पर सोचने को मजबूर करती हैं। आज हमारा इरादा है राम और सुधा की इस कहानी को समझना, इसमें क्या मोड़ हैं, क्या संदेश छिपे हो सकते हैं और ये इतनी असरदार क्यों लगती है जैसा वीडियो में दिखाया गया है। तो संक्षिप्त में कहानी ये है, राम और सुधा ओडिशा के एक गांव से हैं, सगाई हो चुकी है, वो पुरी के जगन्नाथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहे हैं। रात का समय है, बाइक पर है और उनके पास प्रसाद है, कुछ और मिठाइयाँ भी हैं। अच्छा। मौसम थोड़ा सर्द है और कोहरा भी भर रहा है। यहीं से कहानी मतलब असल में शुरू होती है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो राम और सुधा, जिनकी शादी में कोई 3 महीने बाकी थे, वो आशीर्वाद लेकर घर लौट रहे हैं। परिवार के लिए प्रसाद लिया है और कुछ दूसरी मिठाइयाँ भी खरीदी हैं। रात के करीब 8:30-9 बज रहे होंगे। कोहरा घना है, रास्ता भी सुनसान सा। तभी एक मोड़ आता है और उनकी बाइक वो फिसल जाती है। गिर जाते हैं दोनों। खुशकिस्मती ये कि चोट ज्यादा नहीं लगती किसी को, लेकिन सारा प्रसाद मिठाई वो सड़क पर बिखर जाता है। वो जल्दी से सब कुछ उठाते हैं, समेटते हैं और फिर से सफर शुरू करते हैं। और यहीं पर मतलब कहानी लोक मान्यताओं के दायरे में आ जाती है। कई संस्कृतियों में और खासकर भारत में ये एक आम धारणा है ना कि रात के समय सुनसान रास्तों पर मिठाई या खुशबूदार चीजें नहीं ले जानी चाहिए। हाँ, सुना तो है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां या कहें आत्माएं वो आकर्षित हो सकती हैं। और यहाँ तो राम और सुधा अनजाने में ही सही रात में मिठाई ले जा रहे थे और ऊपर से गिरी हुई मिठाई उठा ली। हाँ, जो कहानी के हिसाब से वो स्थिति को और मतलब हाँ, गंभीर बना देता है। हाँ, कहानी इसी तरफ इशारा करती है। वो गिरने वाली जगह से थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं और घने कोहरे में उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखता है। अच्छा। राम को कुछ अजीब सा लगता है, शायद थोड़ी असुरक्षा महसूस होती है, तो वो बाइक की रफ्तार तेज कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी को पार करते हैं, अचानक उनकी बाइक बंद पड़ जाती है। एकदम से? हाँ, एकदम से। राम रुकता है, पीछे देखता है, कोई नहीं। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कई बार किक मारता है पर स्टार्ट नहीं होती। सुधा अपने फोन की टॉर्च जलाती है, राम वायरिंग देखता है, पेट्रोल चेक करता है, सब ठीक लगता है। फिर एक और बार किक मारता है और बाइक स्टार्ट हो जाती है। यहाँ घटनाओं का जो क्रम है वो कहानी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। पहले गिरना, मिठाई बिखरना, फिर वो बूढ़े आदमी का दिखना, हाँ। और उसके ठीक बाद बाइक का खराब हो जाना। कहानी इन्हें सिर्फ संयोग नहीं मानती, वो इन्हें कड़ी की तरह पेश करती है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब आपस में जुड़ा हुआ था। कहानी तो यही बताना चाहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी अनजान ताकत ने दखल देना शुरू कर दिया हो। बाइक स्टार्ट होते ही राम तेजी से घर की तरफ जाता है। घर पहुंचता है तो परिवार वाले दरवाजे पर ही मिलते हैं, चिंतित। पूछते हैं इतनी देर कैसे हो गई। राम बताता है कि बाइक खराब हो गई थी। तभी उसके पिता पूछते हैं, अरे सुधा कहाँ है? ओह। राम चौंक जाता है। उसे तो पूरा यकीन था, उसने महसूस किया था कि सुधा उसके पीछे बैठी है। यही वो छलावा है। हाँ। लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो घबरा जाता है, बिना कुछ कहे तुरंत बाइक मोड़ता है और वापस उसी रास्ते पर तेजी से निकल जाता है। अकेले नहीं, उसके पिता और भाई भी फौरन उसके पीछे जाते हैं। कुछ देर बाद वो उसी जगह पहुंचते हैं जहां बाइक बंद हुई थी और देखते हैं कि सुधा सड़क किनारे बेहोश पड़ी है। ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है, ये छलावा या भ्रम वाला तत्व। राम का वो पक्का यकीन कि सुधा साथ थी और असलियत की वो वहीं रह गई थी। हाँ, ये विरोधाभास है। ये कहानी के अलौकिक दावे को मतलब मजबूत करता है। कहानी बाद में इसे बताती है कि ये उस बूढ़े आदमी की आत्मा का रचा हुआ भ्रम था। मकसद था उन्हें अलग करना। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी कहानियों में असलियत और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। वो सुधा को घर लाते हैं। वो पूरी रात बेहोश रहती है। अगले दिन अस्पताल ले जाते हैं। होश आता है तो वो बुरी तरह डर कर रोने लगती है। सदमे में होगी। हाँ, पर कुछ बता नहीं पाती। उसे घर ले आते हैं, पर वो बिल्कुल चुप रहती है, गुमसुम सी। फिर उसी रात
वो जोर से चीख कर उठ जाती है। ओ, अगली सुबह जब उसकी मां पूछती है तो वो रोते हुए बताती है कि उस रात राम उसे बिठाए बिना ही चला गया था। वो आवाज देती रही पर वो नहीं रुका। फिर वही बूढ़ा आदमी उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और बड़ी अजीब तरह से हंसा। सुधा ने डरकर आंखें बंद की, खोली तो वो गायब था। गायब हो गया। हाँ, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे है। घूमकर देखा तो थोड़ी दूर एक काला साया खड़ा था। काला साया। हाँ, और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो साया तेजी से उसकी तरफ आया। उसे देखकर वो बेहोश हो गई। वो ये भी कहती है कि उसे बार बार एक जलते हुए लड़के का भयानक सपना या दृश्य दिख रहा था। बाप रे। सुधा का जो अनुभव है उसमें डर और भ्रम के कई तत्व हैं। बूढ़ा आदमी, काला साया और वो जलते हुए लड़के का दृश्य। हाँ, काफी कुछ एक साथ। और ये सब तब हुआ जब वो अकेली थी, कमजोर महसूस कर रही थी। कहानी बूढ़े आदमी को तो राम के अनुभव से जोड़ती है, हाँ, लेकिन ये काला साया और जलते हुए लड़के का दृश्य ये रहस्य को और गहरा करते हैं। सही कहा। क्या ये उसी आत्मा के अलग अलग रूप थे या कोई और भी था वहां? कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ देती है जो डर को और बढ़ा देता है। सुधा की बात सुनकर और राम ने भी पुष्टि की कि हाँ, उसने भी उस बूढ़े आदमी को देखा था। तो दोनों परिवार इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाई ये किसी बुरी आत्मा का साया है। आम प्रतिक्रिया। वो किसी तांत्रिक को दिखाने का फैसला करते हैं। राम थोड़ा खुद को दोषी मान रहा था शायद, तो उसने सुधा के माता पिता को पूरी गंभीरता नहीं बताई और सुधा को अपने परिवार के साथ एक तांत्रिक के पास ले गया। तांत्रिक ने पूरी कहानी सुनी और फिर अपना निष्कर्ष बताया। क्या कहा तांत्रिक ने? उसके मुताबिक वो बूढ़ा आदमी एक भटकती हुई आत्मा थी। वो मिठाई की गंध से आकर्षित हुई थी, खासकर जब मिठाई गिरी। अच्छा। और जब सुधा ने वो गिरी हुई मिठाई उठाई तो वो आत्मा नाराज हो गई और उसने उन्हें अलग करने और सुधा को निशाना बनाने के लिए वो छलावा रचा था। तांत्रिक का ये निदान कहानी के बिखरे हुए हिस्सों को एक साथ ले आता है और ये उस लोक मान्यता को भी पक्का करता है कि गिरी हुई चीज या चढ़ाई हुई चीज को वापस लेना अपशकुन होता है या आत्माओं को नाराज कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि कहानी कैसे एक पारंपरिक विश्वास को इन अलौकिक घटनाओं की जड़ बता रही है। ये दिखाता है कि कैसे डर और मान्यताओं का इस्तेमाल करके एक स्पष्टीकरण बनाया जा सकता है। तांत्रिक ने फिर कुछ पूजा पाठ किया और कहा कि उसने उस बूढ़े आदमी की आत्मा को हटा दिया है। उसने सुधा की कलाई पर एक अभिमंत्रित धागा बांधा, सुरक्षा कवच जैसा? हाँ, बुरी शक्तियों से बचाने वाला, और उसे 21 दिनों तक सख्त सात्विक भोजन करने को कहा, लहसुन प्याज भी नहीं। ठीक है। इसके बाद सुधा कुछ दिन ठीक रही, बिल्कुल सामान्य। लेकिन करीब एक हफ्ते बाद गलती से सब्जी काटते हुए उसकी उसी कलाई पर कट लग गया जहां धागा बंधा था। ओह नो। पट्टी करने के लिए उसने धागा खोल दिया और बाद में उसे दोबारा पहनना भूल गई। भूल गई? ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ, और धागा हटाने के कुछ ही देर बाद उसे फिर से महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने सोचा वहम होगा, टाल दिया। कुछ दिन बाद जब राम उससे मिला तो उसे सुधा थोड़ी कमजोर लगी। राम ने कहा भी कि चलो दोबारा तांत्रिक के पास चलते हैं, पर सुधा ने कहा नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। राम ने उसकी बात मान ली। कहानी में ये पल एक बहुत जरूरी मोड़ है, वो सुरक्षा कवच यानी धागा उसका हटना और सुधा का अपनी हालत को नजरअंदाज करना। हाँ, ये ऐसा है जैसे मदद का एक मौका खो दिया गया है। ये कहानी के उस पहलू को दिखाता है जहां इंसान की भूल या लापरवाही वो अलौकिक शक्तियों को हावी होने का मौका दे देती है। यहीं से कहानी के दुखद अंत की जमीन तैयार होने लगती है। और बिल्कुल यहीं से स्थिति तेजी से बिगड़ने लगती है। अगले ही दिन सुधा घर पर नॉनवेज खाने की जिद करती है, जबकि उसे सात्विक खाने को कहा गया था। हाँ, बिल्कुल। परिवार वालों को शायद निर्देश की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उन्होंने उसकी इच्छा पूरी कर दी। वो बड़े अजीब तरह से, मतलब लालच से खाती है, फिर चिड़चिड़ी हो जाती है। ये व्यवहार में बदलाव है। उसी रात वो उठकर फ्रिज से कच्ची मछली निकालकर खा जाती है। कच्ची मछली? हाँ। सुबह घर वाले गंदगी देखते हैं, सुधा के कपड़ों पर निशान देखते हैं, पर डर के मारे ज्यादा कुछ कहते नहीं। इसके बाद तो वो रोज नॉनवेज मांगने लगी। खाती बहुत थी पर उसका वजन तेजी से कम हो रहा था। ये अजीब बात है। गुस्सैल हो गई थी और रात में अजीब तरह से घर में घूमती हुई पाई जाती थी। सुधा के बर्ताव में ये जो बड़े बदलाव हैं, सात्विक खाने के बिल्कुल उलट तीव्र इच्छा, अप्राकृतिक भोजन जैसे कच्ची मछली, ज्यादा खाने पर भी वजन घटना
गुस्सा। हाँ, कहानी इन्हें साफ तौर पर किसी बाहरी नकारात्मक शक्ति के बढ़ते असर के रूप में दिखाती है। ये उन कहानियों से मेल खाता है जहां माना जाता है कि आत्मा का कब्जा इंसान की इच्छा शक्ति और सेहत को खत्म कर देता है। सही। परिवार की जो शुरुआती हिचकिचाहट है वो भी ये दिखाती है कि कैसे लोग ऐसी अजीब स्थितियों का सामना करने से कतराते हैं जब तक कि वो काबू से बाहर ना हो जाए। जब सुधा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई तो परिवार वालों ने राम को बुलाया। राम आया, उसने सारी स्थिति समझी और फिर उसने अपने ससुर को तांत्रिक के पहले दौरे और निर्देशों के बारे में सब सच-सच बता दिया। अब जाकर हाँ, अब सबको मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन उसी तांत्रिक के पास वापस जाने का फैसला किया। राम और सुधा के पिता तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक सुधा के घर आया, उसे बिना धागे के देखा और समझ गया कि समस्या बढ़ गई है। उसने कहा कि अब इलाज यहाँ नहीं हो सकता, सुधा को उसके आश्रम लाना होगा। उसी रात हालात और भी खराब हो गए। सुधा दर्द से चीखने लगी, उसे खून की उल्टियां होने लगी और फिर वो भयानक हंसी हंसने लगी। ओह माय गॉड। परिवार ने तुरंत उसे तांत्रिक के पास ले जाने का फैसला किया। गाड़ी का इंतजाम किया। रास्ते में गाड़ी में सुधा बहुत हिंसक हो गई। उसने ड्राइवर को लात मारी, जो राम का भाई था। और जब उनकी गाड़ी एक शमशान घाट के पास से गुजरी तो सुधा एक बदली हुई भारी आवाज में बोली, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। बदली हुई आवाज में? हाँ। और उसी वक्त राम को शमशान की दीवार पर एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। बाकी लोगों ने भी देखा। ये सब कहानी की क्लाइमैक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। खून की उल्टियां, बदली हुई आवाज, हिंसा और वो शमशान घाट के पास की घटना। हाँ, बहुत डरावना था। ये सब संकेत दे रहे हैं कि अब मामला सिर्फ उस बूढ़े आदमी की आत्मा का नहीं है, कोई ज्यादा ताकतवर और शायद ज्यादा बुरी शक्ति शामिल है। शमशान का जिक्र कहानी में अशुभता और मौत के डर को और गहरा कर देता है, दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। वो जैसे तैसे आश्रम पहुंचे। तांत्रिक ने पूजा शुरू की, लेकिन आत्मा जो सुधा पर पूरी तरह हावी थी, उसने तांत्रिक को चुनौती दी। हाँ, पूछने पर उस आत्मा ने खुद को मिहिर बताया। कहा कि वो एक महिला की आत्मा है जिसकी 4 साल पहले उसी सड़क पर एक्सीडेंट में मौत हुई थी और वो वहीं फंसी रह गई थी। एक दूसरी आत्मा? हाँ। मिहिर ने कहा कि उस रात जब सुधा अकेली थी, कमजोर थी, तब वो उससे चिपक गई और अब वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगी। तो ये मिहिर नाम की आत्मा, ये उस बूढ़े आदमी की आत्मा से बिल्कुल अलग है। हाँ। इसकी अपनी कहानी है, एक पहचान है और एक साफ भयानक इरादा है। हाँ, सुधा को ले जाना। इसका मतलब तांत्रिक का पहला निदान अधूरा था। हाँ। अब सवाल ये है कि क्या धागे के हटने से मिहिर को पूरी तरह हावी होने का मौका मिला, या वो पहले से ही मौजूद थी? शायद वो जलते हुए लड़के का दृश्य उसी का संकेत था और धागे के हटने से बस उसका कंट्रोल बढ़ गया। ये कह पाना मुश्किल है। कहानी दिखाती है कि कैसे एक मुसीबत दूसरी ज्यादा बड़ी मुसीबत को जन्म दे सकती है। तांत्रिक ने मंत्रों से मिहिर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के जवाब में मिहिर सुधा के शरीर को भयानक दर्द देती थी। जबरदस्त पीड़ा, शरीर का ऐंठना, लगातार खून की उल्टियां। राम आत्मा से मिन्नतें कर रहा था पर कुछ असर नहीं हुआ। सुधा की जान खतरे में देखकर तांत्रिक को रुकना पड़ा। उसने अगले 4 दिनों तक कोशिश जारी रखी, लेकिन सुधा का शरीर जवाब देता जा रहा था। उसका वजन लगभग आधा ले गया था। 4 दिन तक? हाँ। आखिर में तांत्रिक ने हार मान ली। उसने कहा कि ये आत्मा मिहिर मुक्ति नहीं चाहती। वो सुधा से इतनी गहराई से जुड़ चुकी है कि उससे अलग करने की कोशिश में सुधा की मौत पक्की है। मतलब कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं। ये सुनकर सुधा के शरीर में जो मिहिर की आत्मा थी वो हंसी। सब लोग रो रहे थे। तभी अचानक एक पल के लिए सुधा होश में आई। हाँ। वो राम से लिपट कर कहने लगी कि वो उससे प्यार करती है, उसे छोड़ना नहीं चाहती, उसे बचाने के लिए कहने लगी। फिर वो अपने माता पिता से लिपट कर रोई और उन्हीं की बाहों में उसने दम तोड़ दिया। ये कहानी का अंत बहुत ही दुखद और निराशाजनक है। यहाँ इंसान का प्यार, उसकी कोशिशें, यहाँ तक कि विशेषज्ञ यानी तांत्रिक का दखल भी सब फेल हो जाता है। हाँ, कुछ काम नहीं आया। कहानी ये दर्शाती है कि शायद कुछ ताकतें ऐसी हो सकती हैं जो हमारी समझ और हमारे कंट्रोल से परे हैं, जिनके सामने हम लाचार हो सकते हैं। ये इंसानी जीवन की भंगुरता और अज्ञात के प्रति हमारे गहरे डर को उजागर करती है। तो ये थी राम और सुधा की कहानी, जैसा कि स्रोत वीडियो में बताई गई।
शुरुआत हुई एक रात के सफर और साथ लाई गई मिठाई से। फिर बाइक का गिरना, गिरी मिठाई उठाना, पहली आत्मा का मिलना, छलावा, सुधा का अकेला पड़ जाना, सुरक्षा धागे का हटना और आखिर में मिहिर नाम की दूसरी आत्मा का कब्जा और सुधा की दुखद मौत। कहानी के अनुसार घटनाओं की ये पूरी विनाशकारी कड़ी उस रात की मिठाई से शुरू हुई, जिसने पहली आत्मा को आकर्षित किया और जिसने सुधा को असुरक्षित बना दिया। हाँ, ये कहानी निश्चित रूप से रात के समय सुनसान जगहों और मिठाई जैसी चीजों से जुड़ी जो लोक मान्यताएं हैं उन्हीं पर आधारित है। ये दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली घटना जैसे मिठाई ले जाना उसे एक भयानक घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत के तौर पर पेश किया जा सकता है। बिल्कुल। कहानी में अलौकिक दखल की कई परतें हैं। वो बूढ़ा आदमी, फिर मिहिर, जो इसे सिर्फ एक भूत की कहानी से ज्यादा जटिल बनाती हैं। ये विश्वास, डर और शायद संयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाती हैं। मूल रूप से कहानी का तर्क यही है कि ट्रेजेडी की जड़ वो मिठाई थी जिसने पहली आत्मा को खींचा, जिससे सुधा असुरक्षित हुई और अंततः मिहिर का शिकार बन गई। ये एक तरह से वर्जित काम करने के नतीजों की चेतावनी जैसी है। कहानी का स्रोत इसे इसी तरह पेश करता है। मिठाई एक कारण बनी जिसने घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला शुरू की जिसका अंत दुखद हुआ। लेकिन यहाँ रुककर सोचने वाली बात है, क्या ये सिर्फ मिठाई की ही बात थी या कहानी हमें इंसानी कमजोरी या कहें वल्नरेबिलिटी के बारे में कुछ और बता रही है? ये भी एक पहलू है। क्या सुधा उस रात किसी और वजह से ज्यादा संवेदनशील थी या मिहिर का आना जो ज्यादा घातक साबित हुई वो महज एक भयानक संयोग था जिसका रास्ता पहली घटना ने अनजाने में खोल दिया? हो सकता है। कहानी एक साफ अलौकिक व्याख्या देती है, पर क्या यह हमें विश्वास, डर और अनहोनी के हमारी अपनी समझ पर भी सोचने को मजबूर नहीं करती? ये विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।